हेलो जी, राम राम जी। और आप सब कैसे हो? उम्मीद है मुझे अच्छे होंगे। कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल कुछ इश्यू टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो मैंने कोशिश की है कल की भरपाई को आज की इस वीडियो में पूरी करने की। और आज मैंने आपको इस वीडियो में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी है। यदि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के नोट चाहिए तो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ होगा, उस पर जाके क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आपको टेलीग्राम पे जाकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने टॉपिक की ओर शुरू करते हैं। अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों ये देखो, ये हमारी यूनिट नंबर 1 का लास्ट चैप्टर है, लेसन नंबर 3। और इस चैप्टर का नाम है भौतिक गुणधर्म तथा आणविक संरचना। बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो बच्चों आज की हमारी पहली हेडिंग है भौतिक गुणधर्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है। देखो, जो अणुओं की रचना को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जो अणुओं की रचना को समझाने में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है बच्चों, श्यानता, पृष्ठ तनाव, घनत्व, एक्स किरणें, विश्लेषण, रमन स्पेक्ट्रम, पराबैंगनी, ये सब क्या है? ये अणुओं की रचना को समझाने में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया। बच्चों देखो, फर्स्ट हेडिंग है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टीज, हिंदी में कहते हैं इसको योगशील गुणधर्म। देखो, वे भौतिक गुणधर्म जो अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संगत गुणधर्म का योग हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? योगशील गुणधर्म, या इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप वैसे इतने एक्सपर्ट हो। इसका एग्जाम्पल है अनुभार, मोलर, आयतन। नेक्स्ट, अनुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है? हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। देखो, ये क्या है? एक परमाणु है, ठीक है बच्चों। और इस परमाणु के अंदर देखो, ये छोटे 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 क्या है? ये कण है इसके, ठीक है बच्चों। तो डेफिनेशन यहाँ से क्या तैयार हो गई? वे भौतिक गुणधर्म जो अणुओं या आयनों के अंदर जो कण होते हैं उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल है गैस का दाब, विलयन का प्राशन दाब, वाष्प दाब का अवनम। देखो बच्चों, गैस की दाब को समझो। इस बीकर के अंदर गैस भरी हुई है, ये भरी हुई है, और इसको मैंने यहाँ प्रेशर दिया ऐसे करके, ये प्रेशर दे दिया मैंने। तो इसके अंदर छोटे छोटे कण होंगे। जो विलयन का जो प्रेशर होगा, जो दाब होगा, वो किस पर डिपेंड है? वह है गैस के अंदर जो कण है उनकी संख्या कितनी है, ठीक है बच्चों, ठीक है, उन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि गैस का दाब, विलयन का प्रदर्शन दाब, ये किसके एग्जाम्पल है? अनुसंख्यक गुणधर्म के, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। आगे चलते हैं बच्चों। देखो, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है संगठनात्मक या संरचनात्मक गुणधर्म। बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। अब कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? देखो बच्चों, वे भौतिक गुणधर्म जो अणुओं के संगठन अर्थात अणु के अंदर परमाणु की व्यवस्था पर निर्भर करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बच्चों संगठनात्मक या संरचनात्मक गुणधर्म। बच्चों इतनी तो इंटेलिजेंसी आपके अंदर है कि आपको मुझे ये समझाना ना पड़े, आप समझ गए होंगे। इसका फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा ध्रुवण घूर्णनता। बच्चों देखो, नेक्स्ट हेडिंग हमारी योगशील तथा संगठनात्मक गुणधर्म होते क्या है? इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? देखो बच्चों, जो न तो पूर्ण रूप से योगशील होते हैं और न ही संगठनात्मक होते हैं, बल्कि उनके अंदर क्या होता है? उनमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल है सिंगल बॉन्ड OH समूह। अब देखो बच्चों, यदि मैं सिंगल बॉन्ड OH समूह की बात करता हूँ, देखो बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो यहाँ पे परमाणु आयतन होता है, ऑक्सीजन का परमाणु जो आयतन होता है बच्चों, वो होता है यहाँ पे 7.8। कितना होता है बच्चों? वो होता है 7.8। और यदि मैं एक दूसरा समूह लेता हूँ बच्चों, देखो बच्चों, ये होता है कीटोनिक समूह। क्या होता है बच्चों? ये होता है कीटोनिक समूह। यदि मैं इस कीटोनिक समूह की बात करता हूँ, इस कीटोनिक समूह के अंदर जो बच्चों ऑक्सीजन का परमाणु आयतन होता है बच्चों, वो होता है 12.2। तो बच्चों हमें इससे ये पता चल रहा है कि ये वाला समूह और ये
ये दोनों क्या है, ये योगशील और संगठनात्मक गुणधर्म है, जिनके अंदर दोनों ही तरह के गुण पाए जा रहे हैं। ना तो ये योगशील है ना ही ये संगठनात्मक है, इनके अंदर दोनों तरह के गुण पाए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नई हेडिंग है एकदम, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ तथा ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है। देखो बच्चों डेफिनेशन पे मत ध्यान दो बिल्कुल भी, आप डायग्राम पे ध्यान दो। ठीक है बच्चों देखो, यदि मैं प्रकाश को एक ही तल में होने दिया जा रहा हूँ, यदि मेरा जो प्रकाश है वो एक ही तल में कंपन कर रहा है, ठीक है, यदि प्रकाश, बच्चों देखो एकदम हमारी नई हेडिंग है, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ तथा ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है। देखो बच्चों, यदि कंपन को एक ही तल में होने दिया जाता है तो ऐसी किरण को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। देखो बच्चों, ये जो प्रकाश है बच्चों, देखो ये जो प्रकाश किरण है, देखो ये जो कंपन हो रहा है ये एक ही तो तल में हो रहा है बच्चों। देखो इससे बाहर तो नहीं जा रहा है, ये जो कंपन हो रहा है बच्चों ये एक ही तल में हो रहा है। और ऐसे प्रकाश को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्रकाश को जो हम कहते हैं बच्चों समतल ध्रुवित तल। बच्चों हम ऐसे प्रकाश या ऐसी किरण को हम क्या कहेंगे बच्चों, उसको कहेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है बच्चों। और हम इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इस पूरे प्रोसेस को जो हम कहते हैं वो कहते हैं इंग्लिश में प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और हिंदी में कहते हैं हम इसको ध्रुवन तल। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम ध्रुवन तल। बच्चों देखो आगे, वे पदार्थ जो ध्रुवित प्रकाश को समतल को घुमा देते हैं। देखो जो अब देखो ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश था, यानी कि वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर देते हैं बच्चों, इसको रोटेट कर देते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, ये घुमा देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बच्चों, देखो अभी तो ये देखो, अभी तो ऐसे करके एक जगह कंपन कर रहा था। देखो बच्चों ये इसके अंदर एक जगह कंपन कर रहा था, ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश था ये एक ही जगह कंपन कर रहा था। ठीक है, अब वे पदार्थ जो इनको घुमा देते हैं, अब देखो इनकी दिशा पहले ऐसी थी, ऊपर नीचे थी या नहीं थी। अब देखो इनको क्या किया, एक मैंने यहाँ पदार्थ लगा दिया। देखो बच्चों अब इसने क्या किया, इनकी दिशा को घुमा दिया। देखो बच्चों पहले तो ऊपर तले होकर कंपन कर रहे थे, अब बच्चों देखो ये तिरछे होकर कंपन करने लगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं ध्रुवण घूर्णक। ठीक है बच्चों, और इसके गुण को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये जो ध्रुवण गुणांक होता है इसके गुण को कहते हैं बच्चों ध्रुवण गुणांक था। ठीक है बच्चों देखो जो ध्रुवण गुणांकता होती है, ध्रुवण गुणांकता को किससे मापा जाता है, जो ध्रुवण गुणांकता को मापा जाता है बच्चों वो नापा जाता है पोलरीमीटर से। किससे नापा जाता है बच्चों, वो नापा जाता है पोलरीमीटर से। देखो बच्चों एग्जाम्पल ये रहे, देखो वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देते हैं। देखो यही तो है डेफिनेशन, पहले ऐसे थे, ये क्या था, ये समतल ध्रुवित प्रकाश था, और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा था, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहा था बच्चों। ठीक है, और इन किरणों को हमने क्या कहा था बच्चों, इन किरणों को कहा था हमने समतल ध्रुवित प्रकाश। अब देखो इनके अंदर कोई पदार्थ लगाया और उस पदार्थ ने इनकी जो आकृति थी उनको घुमा दिया, उनको रोटेट कर दिया। ठीक है बच्चों, और उनको इस घुमाने की कंडीशन को ही जिस पदार्थ ने उसको घुमाया उसको कहते हैं बच्चों हम ध्रुवण गुणांकता। ये घुमा दिया, देखो बच्चों घुमा दिया या नहीं घुमा दिया। बच्चों देखो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाशिक समावेश, और बच्चों इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेर्स। क्या होती है, देखो बच्चों ऐसी होगी जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु इनका व्यवहार ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न होता है, यानी क्या होता है, एकदम अलग होता है। यह घटना कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो बच्चों ऐसे यौगिक जिनका, देखो ये क्या है, ऐसे यौगिक है, इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, समान है। ठीक है बच्चों, और इनका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति क्या हो, इनका जो व्यवहार होगा कैसा होगा, एकदम अलग होगा। कैसा होगा, अलग होगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्रकाशिक समावेश, और इस पूरी घटना को हम कहते हैं बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों देखो ये क्या है मेरा, यह है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है बच्चों, जिसको हम कहते हैं हिंदी में ध्रुवन तल। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर जो ये जो कंपन कर रहा है तल, कंपन करने वाले जो ये प्रकाश है, इसको हम बच्चों क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं बच्चों प्लेन समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है बच्चों, और ये मैंने एक निकोलम प्रिज्म लगा दिया। ठीक है, और बच्चों देखो अब इस निकोलम प्रिज्म ने क्या किया, ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश था
इसको रोटेट कर दिया, इसको घुमा दिया, इसकी दिशा को क्या कर दिया, घुमा दिया, यानी कि इसकी दिशा के अंदर क्या कर दिया, चेंज ला दिया इसने, इसको बदल दिया इसको। ठीक है, यानी कि आपके वे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को की दिशा को बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं ध्रुवण घूर्णक। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं हमको, ध्रुवण घूर्णक। बच्चों नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो एक मिनट बच्चों, देखो ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देते हैं। देखो बच्चों, जो ध्रुवित प्रकाश के तल को, देखो बच्चों ये जो है ध्रुवित प्रकाश तल, इसको किधर घुमा देते हैं, इसको दाईं ओर घुमा देते हैं। देखो बच्चों, इसको इधर को घुमाया, यानी कि जो उसकी घड़ी की दिशा की तरफ घुमा देता है। दाईं ओर क्या होता है बच्चों, दाईं ओर होता है जो उसको घड़ी की दिशा के, एक मिनट, दाईं ओर होता है बच्चों घड़ी की दिशा की तरफ, जिसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों डी रूप। ठीक है बच्चों, और जो ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर या वाम घुमा देते हैं उसको हम कहते हैं वामावर्त। क्या होता है बच्चों, जो उसको विपरीत घुमा देते हैं। देखो बच्चों, ये तो सीधा घूम रहा है, और इसने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, यानी कि इसको उल्टा कर दिया, इसको हम कहते हैं एल रूप कहते हैं। बच्चों देखो, ध्रुवित प्रकाश तल को दाईं ओर घुमा देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं दक्षिणावर्त या डी रूप कहते हैं। और ध्रुवित प्रकाश को जो बाईं ओर घुमा देते हैं उनको हम कहते हैं बच्चों एल रूप। अब देखो बच्चों, दक्षिणावर्त और जो ध्रुवित प्रकाश को बिल्कुल नहीं घुमाते उनको हम कहते हैं ध्रुवण अघूर्णक या मीसोरेशमिक डीएल रूप कहते हैं। देखो बच्चों, ये ध्रुवित प्रकाश था। देखो बच्चों, अब देखो जो इस समतल ध्रुवित प्रकाश को, देखो ये बीच में निकोलम प्रिज्म लगा हुआ था। अब क्या इस निकोलम प्रिज्म ने क्या किया, इसको ऐसे करके घुमा दिया, ऐसे करके घड़ी की दिशा जिस तरफ घड़ी घूमती है ऐसे घुमा दिया। तो बच्चों इसको हम कहेंगे डीएल रूप। ठीक है बच्चों, इसको हम कहेंगे डी रूप, यानी कि दक्षिणावर्त। और जब इसको ऐसे करके घुमाया, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, तो बच्चों इसको हम कहेंगे एल रूप। ठीक है बच्चों, इसको हम कहेंगे, जिसको वामावर्त कहते हैं या एल रूप कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो बिल्कुल भी नहीं घुमाते उनको कहते हैं ध्रुवण आघूर्णक या मीसोरेशमिक या डीएल रूप कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है पास्टुर जी के कार्य। अब बच्चों पास्टुर जी के कार्य, अब देखो बच्चों पास्टुर जी ने क्या किया 1840 में। देखो बच्चों, पास्टुर जी ने 1840 में टार्टरिक अम्ल पर अपना कार्य करना प्रारंभ शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया तो बच्चों इन्होंने दो प्रकार के अम्ल पाए, एक तो एल रूप में अम्ल पाया और दूसरा पाया इन्होंने डी रूप में। ठीक है बच्चों, और अब ये जो बच्चों टार्टरिक अम्ल थे किससे प्राप्त हुआ, ये जो टार्टरिक अम्ल प्राप्त हुआ बच्चों में, ये अंगूर से प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, अंगूर से बनाया गया ये। और टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है अंगूरों में जो अंगूर से प्राप्त हुआ में। ठीक है बच्चों, और ये जो अंगूर जो होता है बच्चों, अंगूर के अंदर क्या पाई जाती है बच्चों, अंगूर के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर ध्रुवण घूर्णकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चों, इसके अंदर पाई जाती है ध्रुवण घूर्णकता। अब देखो बच्चों, ये जो ध्रुवण घूर्णकता पाई जाती है ये क्या करती है, अब जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है बच्चों, उसके तल को ये क्या करते हैं, उसके तल को ये दाईं ओर घुमा देती है। बस क्या करते हैं, उसके तल को ये दाईं ओर घुमा देती है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ लिखा हुआ है। देखो 1840 में पास्टुर ने टार्टरिक अम्ल पर अपना कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने क्या पाए, उन्होंने दो प्रकार के अम्ल पाए। ठीक है बच्चों, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया 1840 में, और जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने दो प्रकार के अम्ल पाए। कौन कौन से, एक तो एल रूप में पाया और दूसरा पाया उन्होंने डी रूप में। देखो बच्चों, और टार्टरिक अम्ल किससे प्राप्त हुआ बच्चों में, जो टार्टरिक अम्ल प्राप्त होता है बच्चों वो हमें प्राप्त हुआ अंगूर से। अब बच्चों ये जो अंगूर की हम बात करते हैं, देखो अब अंगूर के अंदर क्या पाई गई, देखो उसमें ध्रुवण घूर्णकता पाई गई। यह देखा गया कि ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करती है बच्चों, वो दाईं ओर उसको रोटेट कर देती है। अब देखो बच्चों एग्जाम्पल से, देखो बच्चों ये क्या है, ये रेशमिक रूप है बच्चों, ये है हमारा लैक्टिक अम्ल। ठीक है बच्चों, देखो अब इसने क्या किया, इसको दाईं ओर रोटेट कर दिया। अब ठीक है बच्चों, अब देखो अब फिर इधर से इसने इसको फिर दोबारा, देखो जब इसने इसको दाईं ओर रोटेट कर दिया क्या हुआ, देखो बच्चों ये वाला जो एच था दाईं ओर जब उसने रोटेट किया तो क्या हुआ, ये इधर आ जाएगा और ये चीज़ इधर आ जाएगी, चेंज हो गया। तो इधर आ गया तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे डी रूप और इसको हम कहेंगे इस वाले को एल रूप। ठीक है बच्चों देखो बाईं ओर घुमाएं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल वाम ध्रुवण घूर्णक।
और दाईं ओर घुमाया बच्चों, इसको हम कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ठीक है बच्चों, यानी कि ये क्या है, ये घड़ी की दिशा में घुमा और ये घड़ी की दिशा के विपरीत घुमा है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारी नेक्स्ट हेडिंग है ध्रुवण घूर्णनता का स्पष्टीकरण। अब देखो बच्चों, ध्रुवण घूर्णनता का स्पष्टीकरण, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन भी आया हुआ आपका एग्जाम में। अब बच्चों ये ध्रुवण घूर्णनता का स्पष्टीकरण किसने दिया था बच्चों, वो दिया था वॉन होप तथा लिबेल ने दिया था। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ध्रुवण घूर्णनता का स्पष्टीकरण सबसे पहले किसने दिया था बच्चों, वो दिया था वॉन होप और तथा लिबेल ने। ठीक है बच्चों। अब देखो इन्होंने क्या बताया था बच्चों, इन्होंने बताया था, देखो बच्चों इन्होंने बताया था कार्बन की चारों संयुक्ताएं, जो कार्बन की चारों संयुक्ताएं होती है बच्चों, वो के चारों कोनों की ओर दृष्ट होते हैं, यानी कि समचतुष्फलक के चारों कोनों की ओर दृष्ट होती है। ठीक है बच्चों, जिनके केंद्र में कार्बन परमाणु स्थित होते हैं। बच्चों देखो ये है लैक्टिक अम्ल प्रकाशिक समन्वयता, बिल्कुल एकदम न्यू लाइन है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये क्या है, ये लैक्टिक अम्ल। ठीक है बच्चों, इसके अंदर इस समय है प्रकाशिक समन्वयता। ठीक है बच्चों, और जैसे मैंने इसकी क्या किया, HI के साथ में क्रिया कराई, तो HI के साथ में क्रिया कराने के बाद मैंने पाया इसके अंदर से जो ऑक्सीजन था वो गायब हो गया। अब जब ऑक्सीजन गायब हो गया तो ऑक्सीजन का गायब होने का मतलब क्या है बच्चों, जैसे ऑक्सीजन इसमें से गायब हुआ तो इसका नाम बन गया प्रोप। तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ये चीज़ हो गई प्रोपयौगिक अम्ल में कन्वर्ट हो गया बच्चों। ठीक है, और जैसे प्रोपयौगिक अम्ल में कन्वर्ट हुआ तो बच्चों इसके अंदर की जो प्रकाशिक समन्वयता थी वो एकदम नष्ट हो गई। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि लैक्टिक अम्ल की जो प्रकाशिक समन्वयता होती है वो प्रोपयौगिक अम्ल में चेंज होती है, क्यों खत्म हो जाती है, कि क्या कारण होता है बच्चों। इसका जो कारण होता है, जो प्रोपियोनिक यौगिक अम्ल जो होता है, इसका जो अणु होता है वो हो जाता है सम्मित। ठीक है बच्चों, वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है सम्मित। ठीक है बच्चों, देखो लैक्टिक अम्ल की प्रकाशिक समन्वयता प्रोपियोनिक यौगिक अम्ल से परिवर्तित होते ही समाप्त हो जाती है। इसका कारण है प्रोपियोनिक अम्ल का अणु कैसा होता है बच्चों, वो हो जाता है सम्मित। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है डाइपोल मोमेंट, और हिंदी में हम इसको कहते हैं बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण। अब बच्चों देखो डाइपोल मोमेंट होता क्या है, देखो बच्चों ये होता है म्यू बराबर E/T, जहाँ पे म्यू क्या होता है, म्यू होता है बच्चों वो होता है डाइपोल मोमेंट। ये क्या होता है, ये होता है बच्चों आवेश। ठीक है बच्चों, और डी होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बच्चों देखो DY। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक DY में कितने वे होते हैं, एक DY में होते हैं बच्चों 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये डाइपोल मोमेंट जो होता है बच्चों, ये होती है आपकी सदिश राशि। सदिश का मतलब होता है जिसके अंदर बच्चों दिशा और प्लस परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो इस पॉइंट पे अभी ध्यान मत दो, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है बच्चों देखो देखो ये वाला पॉइंट देखो, वे अणु जो समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, उनका शून्य होता है। देखो जो बिल्कुल समान है एकदम, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, etc, इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों वो होता है शून्य। ठीक है बच्चों, जैसे देखो ये रहा H2 Cl2 N2 O2। ठीक है बच्चों मज़ा तो आ रहा है ना आपको क्लास में। बच्चों देखो न्यू पॉइंट देखो बच्चों, ये देखो एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है। ठीक है बच्चों, इस परमाणु का नाम A है, इसका नाम दे दिया हमने B। ठीक है बच्चों, और इसकी विद्युतात्मकता जो परमाणु A है इसकी विद्युतात्मकता है बच्चों 4.A। इसकी ऋणात्मकता कितनी है विद्युतात्मकता, इसकी है बच्चों 16.5। अब देखो बच्चों, अब क्या है सर जी क्या कर रखा है तुमने, देखो बच्चों इसकी कितनी है, इसकी है 4.5, इसकी है 16.5। अब देखो बच्चों इनके बीच में जितना ज़्यादा अंतर होगा, यानी कि जब दो परमाणु की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में जितना ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है बच्चों, यानी कि जितना ज़्यादा अंतर होता है तो उनके बीच का जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट का मान उतना ही क्या होता है बच्चों, अधिक होता है। ठीक है बच्चों, कितना होता है, उतना ही अधिक होता है, यानी कि उतना ही ज़्यादा होता है जितना ज़्यादा अंतर होगा इन दोनों के बीच में। यानी कि देखो बच्चों एक बार फिर से समझो, देखो एक परमाणु है, एक परमाणु है। ठीक है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो विद्युतात्मकता इसकी है 4.5, इससे 16.5। ठीक है बच्चों, और बच्चों इनकी ऋणात्मकता में जो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी होती है, जब दो परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में जितना ज़्यादा अंतर होता है बच्चों, तो डाइपोल मोमेंट का जो मान होता है बच्चों वो उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यही वाला पॉइंट आ गया जिसको मैंने कहा था, देखो CO2 BCl2। देखो
देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वे अणु जिनकी संरचना कैसी होती है बच्चों, रेखीय समतल, त्रिकोणीय और चतुष्फलकीय होती है एवं क्या केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी परमाणु समान होते हैं। उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। देखो जैसे CO2 है, BCl2 है, इनका क्या होगा, इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों, इनका भी क्या होता है, इनका शून्य होता है। ठीक है बच्चों। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अणु संरचना। देखो बच्चों जिनकी संरचना कैसी होती है, कोणीय होती है, उनका भी बच्चों डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, वो होता है शून्य। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम में भी आया हुआ है ये वाला पॉइंट। देखो बच्चों डाइपोल मोमेंट के निर्धारण, जो डाइपोल मोमेंट के निर्धारण की जो विधि है वो 3 है। एक तो पहली होती है बच्चों ताप विधि, ठीक है बच्चों, और दूसरी विधि होती है तनु विलयन विधि, और बच्चों तीसरी विधि होती है अपवर्तन विधि। ठीक है बच्चों, जिनके द्वारा डाइपोल मोमेंट का निर्धारण किया जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो ये हमारी न्यू हेडिंग प्रेरित ध्रुवण तथा प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। देखो बच्चों पहला पॉइंट देखना आप। देखो पहला पॉइंट कहता है सहसंयोजक बंध विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब देखो बच्चों अब समझो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बच्चों, इसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ये क्या ऐसा फील्ड है, ये एक विद्युत क्षेत्र का फील्ड है। और जब इस फील्ड के अंदर मैंने 2 अणु रख दिए, एक अणु A दूसरा अणु रख दिया B। अब बच्चों देखो ये जो पहले वाला अणु है इसके अंदर 2 परमाणु है, देखो ये रहा और एक ये रहा। इस पहले वाले परमाणु की जो विद्युत ऋणात्मकता है बच्चों वो है 5, और जो दूसरे वाला जो अणु है इसकी है विद्युत ऋणात्मकता 4। अब देखो ये पॉइंट सहसंयोजक बंध विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है। देखो बच्चों और जब इन दोनों परमाणु के बीच में क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। तो क्या होता है बच्चों, जब ये सहसंयोजक बंध बनता है तो जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है ना, जो साझे का इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है वो जिस परमाणु पर कम विद्युत ऋणात्मकता होती है, यानी कि जिस परमाणु की कम विद्युत ऋणात्मकता होती है वो उसकी ओर खिसक जाता है। ठीक है बच्चों, और जब वो उसकी ओर खिसक जाता है तो क्या होता है, यानी कि उसके खिसकने से जो अणु होता है इस अणु के अंदर क्या आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं ध्रुवणता। ठीक है बच्चों, क्या हो जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं ध्रुवणता। और इस ध्रुवणता के कारण जो ये जो अणु होते हैं ना इनका डाइपोल मोमेंट होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि इन अणुओं का डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है बच्चों, जिसके कारण क्या होता है, अणु के अंदर ध्रुवणता आ जाती है। ठीक है बच्चों, और जिससे हमें यह पता चलता है कि ये जो अणु होता है इनका कोई डाइपोल मोमेंट जरूर होता है। ठीक है बच्चों। और अब बच्चों देखो अब इस वाले की ओर समझो। जब सहसंयोजक बंध किनके बीच में बनता है, जब सहसंयोजक बंध उन परमाणु के बीच में बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है बच्चों, बराबर होती है, यानी इक्वल होती है। देखो ये परमाणु है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता एक है, इसकी भी एक है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होती है। और जब इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है तो क्या होता है, तो ऐसे अणु को बच्चों हम कहते हैं उदासीन अणु। और इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों वो नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये लिखा हुआ है, एक बार और समझा देता हूँ आपको। देखो जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 अणु को रखा मैंने, ये रहा और ये रहा। ठीक है बच्चों, और देखो अब इस अणु के अंदर 2 परमाणु हैं, ठीक है। अब इसकी विद्युत ऋणात्मकता कितने, इस वाले की 5, इस वाले की 4। ठीक है, और जब इनके बीच में कैसा बंध बनता है, इनके बीच में सहसंयोजक बंध बनता है तो क्या होता है, देखो बच्चों जब सहसंयोजक बंध बनता है जो साझे का इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होता है बच्चों वो किस परमाणु की ओर खिसक जाता है, वो उस परमाणु की ओर खिसक जाता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है बच्चों, जिसकी होती है कम, उसकी ओर खिसक जाता है। और जैसे वो उसकी ओर खिसकता है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ध्रुवणता होती है वो ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होती है ध्रुवणता जो होती है वो इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, यह ध्रुवणता इसके अंदर उत्पन्न हो जाती है, इसमें ध्रुवणता आ जाती है। ठीक है, और जिसके कारण जो होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो अणु होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि इनका डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है बच्चों, और देखो और जब अब देखो जैसे ही समान है, देखो इनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इन दोनों की है बिल्कुल इक्वल एकदम। जब इनकी इक्वल होती है तो बच्चों क्या होता है, इनके अंदर कोई ध्रुवणता नहीं आती, तो इनका डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे यही लिख रखा है बस, विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र उदासीन अणुओं किसी और ऋण आवेशों के विस्थापन देखो होने अर्थात अणु में ध्रुवणता उत्पन्न हो को प्रेरित ध्रुवण कहते हैं।
देखो, जो अणु में उत्पन्न ध्रुवणता, जो ध्रुवणता होती है पोलैरिटी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेरित ध्रुवण कहते हैं। इस प्रकार बनी ध्रुव का प्रेरित ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो, निगेटिव पॉजिटिव आवेश पृथक हो जाते हैं। जो इसके निगेटिव और पॉजिटिव आवेश जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं बिल्कुल। देखो, तब इनके बीच, देखो माना आवेशों के बीच की दूरी डी है, तब इनका डायपोल मोमेंट कितना होगा। डायपोल मोमेंट तो हम जानते हैं कितना होता है, ये होगा इनका डायपोल मोमेंट UI बराबर Z इंटू डी। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखो बच्चों इस पॉइंट को याद रखना आप, ये नोट पॉइंट है कि इसको नोट कर लेना। देखो बच्चों, यदि द्विव प्रतिस्थापन बेंजीन के बीच का कोण कितना हो, थीटा हो, तथा इन दोनों बंधों का आघूर्ण क्रमशः μ1 व μ2 हो, तो यौगिक का क्या होगा। तो उनका डायपोल मोमेंट क्या होता है। देखो बच्चों, एक बेंजीन है, ठीक है बच्चों। यदि मैं ये कहूँ यहाँ और प्लस यहाँ, इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। यदि मैं यहाँ और यहाँ, अगर जो मैं कहूँ इन दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा, तो इसका जो डायपोल मोमेंट हो कितना हो, इसका जो आघूर्ण होता है वो होता है μ1, यानी कि डायपोल मोमेंट। इसका होता है डायपोल मोमेंट, वो होता है μ2। ठीक है बच्चों। तो इसका पूरे टोटल का डायपोल मोमेंट कितना होगा बच्चों। इसका जो पूरे का जो डायपोल मोमेंट होता है बच्चों, वो होता है μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 इंटू μ2 इंटू कोस थीटा इक्वल इसकी पावर होती है बच्चों 1/2। ठीक है बच्चों। बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी आया हुआ है ये। मैक्सवेल ने एक वो दिया था, संबंध दिया था डी और एन के मध्य। मैक्सवेल ने क्या संबंध दिया था, डी बराबर दिया था एन स्क्वायर। कब दिया था बच्चों, वो दिया था मैक्सवेल ने 1881 में। और जहाँ पे एन क्या था, जहाँ पे एन था आपका अपवर्तनांक और डी क्या था, डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पदार्थों के चुंबकीय गुण। देखो बच्चों, जो पदार्थों के चुंबकीय गुण थे वो किसने दिए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है बच्चों। जो पदार्थों के चुंबकीय गुण दिए थे वो दिए थे फैराडे ने। कब दिए थे बच्चों, वो दिए थे 1845 में। अब उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया था देखो कि चुंबकता गुण प्रत्येक वस्तु अथवा पिंड को प्रभावित करता है। जो चुंबकता गुण जो होता है बच्चों, वो क्या करता है, वो प्रत्येक वस्तु और प्लस पिंड, वो हर एक चीज़ को क्या करता है, उसको प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों उन्होंने ये और बताया, जो आयरन होते हैं, निकिल और कोबाल्ट आदि ही चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। जो आयरन होते हैं, आयरन प्लस निकिल और प्लस क्या होता है बच्चों, वो होता है कोबाल्ट, जो क्या करते हैं, जो चुंबकीय। बच्चों देखो, पहला होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन समझो। देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये होता है बच्चों साउथ पोल। ठीक है बच्चों। ये क्या बीच में है, एक ही चुंबक। देखो ये क्या है, ये है पदार्थ। ठीक है बच्चों। अब जब इन पदार्थों को हम चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये चुंबक के प्रबल भाग से, देखो प्रबल भाग ये चुंबक का, इस भाग से क्या कर रहे हैं, ऐसे भाग रहे, यानी कि इसके प्रबल भाग से क्या कहाँ जा रहे हैं, ये प्रबल भाग से दुर्बल भाग की ओर जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो डेफिनेशन यहाँ से क्या निकल गई, ये निकल गई। देखो, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक के प्रतिकर्षण से प्रदर्शित तो करता है, लेकिन इनसे क्या हो रही है, प्रतिकर्षित तो हो रहे हैं। देखो, प्रदर्शित तो करते हैं और क्षेत्र के जो प्रबल भाग है, यानी कि इसके प्रबल भाग से दुर्बल भाग की ओर जाते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हीं को कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इनके लिए जो बच्चों चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है बच्चों, वो बहुत कम होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कितना होता है बच्चों, वो होता है बहुत कम। अब बच्चों देखो, सेकंड होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। इसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता क्या है, देखो बच्चों, ये सिंपल फील्ड है हमारा, सिंपल पैरामैग्नेटिक फील्ड। देखो, जैसे मैंने इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद ये एक लाइन में हो गए, सीधा एक लाइन में होकर जाने लगे। अब से पहले क्या था, टेढ़े मेढ़े होकर चल रहे थे। देखो, कोई ऐसे, जैसे मैंने इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा चुंबकीय क्षेत्र में तो क्या हुआ, यानी कि एक सीधी रेखा में चलने लगे एकदम, यानी कि सारे एक साथ एक ही दिशा में चलने लगे सारे। ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेशन क्या निकल जाएगी बच्चों, डेफिनेशन यहाँ से ये निकल जाएगी, यानी कि देखो बच्चों, यहाँ से डेफिनेशन क्या निकलेगी, वो निकले। देखो, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की ओर क्या होते हैं बच्चों, ये चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। चुंबक की ओर क्या हो जाते हैं बच्चों, ये चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं।
तथा क्षेत्र का जो दुर्बल भाग है यानी कि दुर्बल भाग से प्रबल भाग की ओर चलते हैं, यानी कि दुर्बल से एकदम क्या करते हैं, प्रबल भाग की ओर चलते हैं बच्चों। तो इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हों को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है बच्चों। और इनके लिए अब चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है बच्चों वो होता है कम धनात्मक, यानी कि इनके लिए होता है पॉजिटिव, यानी कि बच्चों इनके लिए होता है कम धनात्मक होता है इनके लिए। देखो, और ये जो मान जो होता है जो टेम्परेचर टी पर निर्भर करता है, यह है ताप की क्या होता है, ताप की व्युत्क्रमणुपाती होता है तथा क्यूरी नियम का पालन करता है। देखो बच्चों, ये आपका क्यूरी टेम्परेचर होता है बच्चों, ये क्यूरी टेम्परेचर क्या करता है, ये पालन करता है। कि क्या है जहाँ पे के होता है चुंबकीय प्रवृत्ति। तो थर्ड है हमारा फेरोचुंबकीय पदार्थ। देखो बच्चों, फेरोचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित तो होते हैं तथा चुंबकीय बनाए जा सकते हैं, फेरोचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है बच्चों आयरन, निकिल, कोबाल्ट आदि। अब बच्चों इनके लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है वो क्या होता है, वो अधिक परिमाण का धन मान होता है। ठीक है बच्चों। जो टेम्परेचर टी में क्या करता है, वृद्धि के साथ क्या होता है, घटता जाता है, यानी कि टेम्परेचर टी के साथ क्या करता है, यानी कि वृद्धि के साथ में कम होता जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखो पहला पॉइंट, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों आपकी, वो है डेफिनेशन। तो मैंने इसलिए बताई आपको कि जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो याद करने में। देखो बच्चों, ये चीज़ याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। आयरन, निकिल, कोबाल्ट आदि किसके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, ये होते हैं फेरोचुंबकीय पदार्थ के। किसके होते हैं, फेरोचुंबकीय पदार्थ के। क्वेश्चन यहाँ से निकला हुआ है एग्जाम में, और शायद आपके प्रीवियस में आया हुआ है ये। आयरन, निकिल, कोबाल्ट आदि किसके एग्जाम्पल है बच्चों, ये होते हैं फेरोचुंबकीय पदार्थ के। चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं पूछता इससे। अब देखो बच्चों पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। देखो, वो ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है, ताप की क्यूरी बिंदु अथवा चरम ताप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों, यानी कि कोई पदार्थ जिस पर क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर टी है, इस पर कोई पदार्थ क्या हो जाता है बच्चों, वो हो जाता है अनुचुंबकीय। तो उस ताप को बच्चों हम क्या कहते हैं, उस ताप को हम कहते हैं बच्चों क्यूरी बिंदु अथवा चरम ताप कहते हैं बच्चों। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्यूरी बिंदु अथवा चरम ताप। जो क्यूरी बिंदु था, देखो ये टेम्परेचर टी है, देखो बच्चों ये टेम्परेचर टी है। अब इस पर कोई पदार्थ जो अनुचुंबकीय हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्यूरी ताप अथवा चरम ताप कहते हैं बच्चों। ठीक है। अब बच्चों ये जो क्यूरी ताप और चरम ताप, ये जो क्यूरी बिंदु और चरम ताप जो होता है, इसके ऊपर वाले इसके ऊपर ताप जो होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं फेरोचुंबकीय पदार्थ या क्यूरी फेरोचुंबकीय पदार्थ। और ये जो होता है ना फेरोचुंबकीय पदार्थ, ये क्यूरी वाइस के नियम का पालन करता है। और बच्चों ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे एग्जाम में कि के बराबर 1/T+θ। क्यूरी वाइस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है क्यूरी वाइस का स्थिरांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के बराबर 1+T+Q। ठीक है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोबाल्ट तथा निकिल के लिए क्यूरी बिंदु के मान कितने होते हैं। कोबाल्ट और निकिल के लिए बच्चों जो क्यूरी बिंदु के मान होते हैं क्रम से वो होते हैं 1100 डिग्री तथा 400 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ठीक है बच्चों देखो ये भी एक पॉइंट और ये याद है रखना आपको, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, देखो चुंबकीय क्षेत्र के हटाने पर, ये यहाँ पे डेफिनेशन आ जाता है निकल के, और वो कहता है ऑप्शन में कि ये किसकी डेफिनेशन है। जो चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर भी अपने चुंबकीय क्षेत्र को बराबर रखते हैं, उन्हें हम बच्चों क्या कहते हैं, उन्हें बच्चों में कहते हैं लोह चुंबकता कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एकदम न्यू एकदम अच्छे वाली। बच्चों आपको इस वीडियो को पूरी देखना है, और पूरी देखने के बाद आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके बताना हमें। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, हमें आपको नोट्स चाहिए वहाँ पे जाकर आपको सर्च करना है अश्वनी स्टडी पॉइंट, और वहाँ पे जाकर आपको टेलीग्राम ग्रुप का हमारा चैनल मिलेगा, और वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना अश्वनी स्टडी पॉइंट को। बच्चों देखो हमारी ये नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, ये है मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति। मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति इंग्लिश में कहते हैं इसको मोलर मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी। अब मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति होती क्या है, देखो बच्चों ये होती है काई बराबर 1/h, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने m/ρ की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है बच्चों। ये क्या होता है, m/ρ जो होता है बच्चों ये होता है मोलर आवृत्ति, इसकी मल्टीप्लाई कर दी बच्चों। देखो इसमें क्या किया हमने, देखो काई बराबर होता है 1/h। ठीक है बच्चों। और
फिर हमने क्या किया, ये जो साई एम जो होता है बच्चों, ये होता है आपकी मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति। यदि मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति में यदि मैं मोलर आयतन की इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी मुझे मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति। देखो मैंने एम अपॉन रो की इसमें मल्टीप्लाई करी तो इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन और 1 2 को मिलाकर क्या हुआ एम अपॉन एफ। तो एक्स क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है ये जो है, और एम अपॉन क्यू क्या है, यहाँ पे एम अपॉन रो जो है वो होता है मोलर आयतन। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों एक पॉइंट ये हो रहा है, इसको भी आपको याद कर लेना, यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए जो सूत्र होता है बच्चों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है म्यू बराबर एन, म्यू बराबर रूट में एन मल्टीप्लाई में फिर ब्रैकेट में n+2 इंटू एम बी होता है मेगावाट होता है। बच्चों देखो ये हमारा एक नोट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लेना आपको। ये होता है संपूर्ण मोलर ध्रुवण, यानी कि संपूर्ण मोलर ध्रुवण होता क्या है बच्चों, ये होता है पी बराबर पी0 प्लस P0। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो इसकी यूनिट क्या होती है, देखो बच्चों इसकी यूनिट समझो, यूनिट होती है इसकी, देखो पी क्या होता है, पी होता है ये तो संपूर्ण मोलर है, यानी कि जो टोटल जोड़ के आता है आपका, वैसे जो आपकी मोलर ध्रुवणता होती है वो क्या होती है, वो होती है एम अपॉन रो। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे एम का मात्रक क्या होगा बच्चों, जो एम का मात्रक होता है वो होगा यहाँ पे सेंटीमीटर की क्यूब, यानी कि मीटर का जो मात्रक होता है वो होता है एम का सेंटीमीटर क्यूब, और पी का क्या होगा, पी का हो जाएगा आपका मोलर। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, और इसके अब ये कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, इन्हें हम करते हैं। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, अणु का शुद्ध ध्रुवीय पल है, जो अणु का जो शुद्ध डाइपोल मोमेंट का जो पल होता है वो सभी व्यक्तिगत बांड क्षणों का योग होता है। ऑप्शन बी है सभी व्यक्तिगत बांड क्षणों का उत्पाद होता है, सभी व्यक्तिगत बांड क्षणों का वेक्टर परिणामी होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा सभी व्यक्तिगत बांड क्षणों के वेक्टर का परिणामी होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक किरल अणु है, समरूपता का एक विनिमय होता है, समरूपता का कोई विनिमय होता है, ऑप्शन नंबर सी समरूपता का अनंत विनिमय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही हो जाएगा उत्तर हो जाएगा समरूपता का क्या होता है बच्चों, एक विनिमय होता है। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक अणु की नॉन सुप्रीमहोसिबल दर्पण छवियों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है एक रेसिमिक आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्शन नंबर सी है एंटीनियोमियर, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होता है बच्चों इसका सही उत्तर सी, एक एंटीनियोमियर होती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक रेसिमिक मिश्रण होता है, अनंत ऑप्टिकल रोटेशन होता है, या सकारात्मक ऑप्टिकल रोटेशन होता है, या नकारात्मक ऑप्टिकल रोटेशन होता है, या शून्य ऑप्टिकल रोटेशन होता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो होता है वो होता है शून्य ऑप्टिकल रोटेशन होता है। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऑप्टिकल गतिविधि क्या होती है। बच्चों देखो ऑप्टिकल गतिविधि क्या होती है, एक एडिटिव संपत्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी एक विधान संपत्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी एक एडिटिव और विधान संपत्ति दोनों होती है, और क्वेश्चन नंबर डी कोलिगेटिव संपत्ति होती है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक विधान संपत्ति, जो ये होती है एक विधान संपत्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं बच्चों। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है टार्टरिक एसिड और मावामर टार्टरिक एसिड के एक इक्विनीमीटर मिश्रण को कहा जाता है। एक इक्विनीमीटर या एसिमेट्रिक मिश्रण, या ऑप्टिकल सक्रिय मिश्रण, या रेसिमिक मिश्रण। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होता है एक रेसिमिक मिश्रण। बच्चों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो होता है रेसिमिक मिश्रण। ठीक है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्टिकल सक्रिय होने के लिए परिसर के लिए आवश्यक क्या है, कम से कम एक एसिमेट्रिक परमाणु की स्थिति, या अणु में दाहिने ओर की स्थिति, अणु में कोई प्रकृति परमाणु की उपस्थिति, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अणु में दाहिनी ओर की उपस्थिति। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अणु में दाहिने ओर की उपस्थिति। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो बच्चों ये वही वाला पॉइंट आ गया जो मैंने लिखवाया था, जहाँ चुंबकीय म्यू सूत्र द्वारा दिया गया अननोन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए होता है म्यू बराबर n इंटू ब्रैकेट में n+2, फिर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा म्यू बराबर होता है n मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट में n+1, और ऑप्शन नंबर सी होता है म्यू बराबर n अंडर रूट में n मल्टीप्लाई n n+1, और ऑप्शन नंबर डी है म्यू बराबर n
मल्टीप्लाई में n+2। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो होता है यानी कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसके लिए सूत्र होता है बच्चों, वो होता है म्यू बराबर n ब्रैकेट में n+2 इंटू अंडर रूट। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर, ये डेफिनेशन आ गई आपकी, वे भौतिक गुणधर्म जो अणु में उपस्थित परमाणु के संगत गुणधर्मों का पालन करते हैं। अब बच्चों उनको क्या कहते हैं, ये तो आपको याद होगी, संगठनात्मक गुणधर्म कहते हैं, या ए और बी दोनों कहते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, तो योगशील गुणधर्म कहते हैं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इन्हें कहते हैं बच्चों हम योगशील गुणधर्म। ठीक है बच्चों, वे भौतिक गुणधर्म जो अणुओं में उपस्थित परमाणु के संगत गुणधर्मों का योग करते हैं, और बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होते हैं बच्चों योगशील गुणधर्म। ठीक है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पास्टूर ने अपना टार्टरिक अम्ल कितने प्रकार से अम्ल में पाया गया, 1 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, क्योंकि टार्टरिक अम्ल पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्हें 2 प्रकार के रूप पाए गए थे, एक तो एल रूप पाया गया था, दूसरा डी रूप। ठीक है, तो टार्टरिक अम्ल से कितने अम्ल पाए गए बच्चों, उन्हें पाए गए 2 रूप। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ध्रुवण घूर्णकता का स्पष्टीकरण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए कहता है वॉन होप, और ऑप्शन नंबर बी कहता है लीबेल, ऑप्शन नंबर सी कहता है वॉन होप तथा लीबेल, और ऑप्शन नंबर डी कहता है पास्टूर। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो वॉन होप और लीबेल दोनों ने ही कहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बायोटेरा अराग्यो के अनुसार किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक की ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं, सोडियम क्लोरोबेट करते हैं, या ऑप्शन नंबर बी सोडियम ब्रोमेट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्वार्टज करते हैं, या उपयुक्त भी सभी। जो बच्चों जो बायोटेरा अराग्यो के अनुसार किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक का घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं, वो करते हैं बच्चों सोडियम ब्रोमेट भी करते हैं, सोडियम क्लोरेट भी करते हैं, और क्वार्टज भी करते हैं, यानी कि तीनों ही करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बच्चों डी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर है 30, जो डाइपोल मोमेंट होता है इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है डी वाई। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों संपूर्ण मोलर ध्रुवण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा पीटी बराबर पीआई होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा पीटी बराबर पी नोट होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका पीटी बराबर पीआई प्लस पी नोट, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीटी बराबर पीआई माइनस पी नोट। तो बच्चों जो संपूर्ण मोलर ध्रुवणता होती है बच्चों वो होती है पी बराबर पी नाई प्लस पी नोट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो होती है डी, सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, मैक्सवेल के अनुसार उच्च आवृत्ति पर पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक डी और अपनांक एन के बीच संबंध क्या बताया था। बच्चों जो मैक्सवेल ने क्या बताया था बच्चों, जो मैक्सवेल ने ये बताया था कि जो डी होता है बच्चों वो होता है h² के बराबर, n² के बराबर, ये बताया था ना। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, फैराडे ने पदार्थों का चुंबकत्व गुण का आविष्कार कब किया था। ऑप्शन नंबर ए कहता है 1844 में, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1845 में, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1843 में, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1845 में, ऑप्शन नंबर डी कहता है 1846 में। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 1845 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी, क्यूरी नियम क्या होता है बच्चों, जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि ये समानुपाती होता है 1/T के, ऑप्शन नंबर बी कहता है के बराबर 1/T होता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है के बराबर 1/T² होता है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है के बराबर 1/T³। तो बच्चों जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो होता है बच्चों 1/T के, यानी कि इसकी क्या होता है, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों इसका व्युत्क्रमानुपाती। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले वाला, तो इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलता है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखो क्यूरी बिंदु के ऊपर ताप पर पहरा चुंबकीय पदार्थ क्यूरी वाइस के नियम का पालन करता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका जो क्यूरी वाइस का कौन सा करता है वो होता है बच्चों T+Q। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टी, और इसका बी भी होगा क्योंकि इसमें बी में भी दे रखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कौन सा करता है, क्यूरी वाइस का नियम क्या कहता है, ये कहता है जो क्यूरी टेम्परेचर का पालन करता है। ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, चुंबकीय प्रवृत्ति का निदान किसके द्वारा किया गया। चुंबकीय प्रवृत्ति का निदान ऑप्शन नंबर ए कहता है पास्टू, ऑप्शन नंबर बी कहता है गॉय, ऑप्शन नंबर सी कहता है बेबर, और ऑप्शन नंबर सी कहता है लेबल। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का जो निदान किया गया था बच्चों वो किया गया था गॉय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका।
अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इसका, आयरन कोबाल्ट तथा निकल किसके उदाहरण है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के, फेराचुंबकीय पदार्थ के और अनुचुंबकीय पदार्थ के उपयुक्त सभी। जो बच्चों ये जो आयरन कोबाल्ट और निकल किसके उदाहरण होते हैं बच्चों? वो होते हैं आपके फेराचुंबकीय के। ठीक है बच्चों। बच्चों ये कुछ और क्वेश्चन बचे हुए थे आपके, मैंने सोचा कि इन क्वेश्चनों को भी आपको मैं करा दूं। देखो बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये होता है पहला क्वेश्चन, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति म्यू का मान कितना होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए 1 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी 1 से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी 8 से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो हो जाएगा वो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए बच्चों वो होता है 1 से कम। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए। बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, निर्वात के लिए चुंबकीय विद्युतशीलता म्यू का मान क्या होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए कहता है 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी 4 होता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है 0 और ऑप्शन नंबर डी कहता है +2। तो बच्चों इसके लिए जो मान होता है निर्वात के लिए चुंबकीय विद्युतशीलता का बच्चों वो होता है 1। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। बच्चों अब आगे चलते हैं हम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। ये कहता है क्या सत्य है? बच्चों देखो क्या सही है, याद करो बच्चों। प्रेरित विद्युत आघूर्ण म्यू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होता है? इसके समानुपाती होता है। म्यू बराबर इसकी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है ई के। और ऑप्शन नंबर सी कहता है ई स्क्वायर के, यानी कि म्यू अनुक्रमानुपाती होता है ई स्क्वायर के, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों जो आपका जो डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों वो होता है आपका क्या होता है बच्चों? वो होता है म्यू बराबर इंटू ई, वो होता है ई इंटू डी। बच्चों यही तो होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है बच्चों। बच्चों हम आगे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, प्रेरित ध्रुवण पाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए कहता है 4/3 पाई एन अल्फा होता है, या ऑप्शन नंबर बी 4 पाई एन अल्फा होता है, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1/3 पाई एन अल्फा। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो प्रेरित ध्रुव पीआई जो होता है आपका, पीआई होता है बच्चों प्रेरित ध्रुव जो होता है आपका, प्रेरित ध्रुवण होता है बच्चों 4/3 पाई एन अल्फा। ठीक है बच्चों। बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, डाइपोल मोमेंट के निर्धारण के लिए विधि कौन सी होती है? डाइपोल मोमेंट के निर्धारण के लिए कौन सी विधि होती है बच्चों? वो होती है ऑप्शन नंबर ए वास्तव विधि, ऑप्शन नंबर बी होती है तनु विलियन विधि, और ऑप्शन नंबर सी कहता है ए और बी दोनों होती है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, उसके लिए वास्तव विधि भी होती है और तनु विलियन भी विधि है, और इसके अलावा एक विधि और होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तो 2 विधि दे रखी है, दोनों ही होंगी इसके लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए एक योगात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी एक संरचनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर सी कहता है ए और बी दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों ये जो होती है ना आपकी प्रकाशिक सक्रियता बच्चों वो होती है संरचनात्मक। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी संरचनात्मक गुण। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, वह तापमान जिसके ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है वो। ऑप्शन नंबर ए कहता है नील तापमान, ऑप्शन नंबर बी क्यूरी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी गतिकीय तापमान, ऑप्शन नंबर डी कहता है तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वो जो होता है जिसके ऊपर लोह चुंबकीय देखो जिसके ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाता है? अनुचुंबकीय। तो बच्चों उसको हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है बच्चों। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करते हैं। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, मर्क्यूरियस क्लोराइड प्रतिचुंबकीय है, तो इसका सूत्र क्या होता है? बच्चों जो मर्क्यूरियस क्लोराइड होता है इसका सूत्र होता है बच्चों वो होता है Hg2Cl2। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ध्रुवण घूर्णकता के लिए सबसे आवश्यक परिस्थिति क्या होती है? जो ध्रुवण घूर्णकता के लिए ऑप्शन नंबर ए कहता है एक असम्मित कार्बन परमाणु की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी कहता है एक सम्मित कार्बन परमाणु की उपस्थिति, और ऑप्शन नंबर सी कहता है एक असम्मित कार्बन परमाणु की स्थिति। तो बच्चों जो घूर्णनता होती है बच्चों जो ध्रुवण घूर्णकता होती है उसके लिए जो होता है बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। उसके लिए होती है एक असम्मित कार्बन परमाणु की स्थिति। ठीक है बच्चों। बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, एक डाइपोल मोमेंट यानी कि किसका डाइपोल मोमेंट इनके अंदर से किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है? HF का होगा या HCl का होगा या HBr का होगा या HI का होगा? जो सबसे ज़्यादा जो डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों वो होगा HF का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब बच्चों हम बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, NH3 व NF3 में
किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, NH3 का होगा या NF3 का होगा या बराबर होगा या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इनमें डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों वो होगा सबसे ज़्यादा जो होगा वो NH3 का होगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर, अब हम 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है बच्चों, कौन सा अणु क्लासियस-मसूटी समीकरण का पालन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है HCl, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी NH3 या सभी। ये जो होते हैं ना, HCl हो गया बच्चों और H2O हो गया और NH3, ये सब क्या करता है, ये एक क्लासियस-मसूटी समीकरण का पालन नहीं करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, कौन सा अणुचुम्बक है, O2, NO या NO2 या सभी। जो अणुचुम्बक होते हैं बच्चों वो O2 भी है, O2 होगा बच्चों, जो अणुचुम्बक होगा बच्चों वो होगा O2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हमारा, चुम्बकीय आघूर्णों व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में दिया गया संबंध क्या होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है μm बराबर होता है। तो बच्चों इसके लिए जो संबंध होता है ना बच्चों वो होता है μm बराबर, मैंने बताया था आपको n+1 और ब्रैकेट बंद कर दो, फिर होता है bm। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो होता है सी। देखो बच्चों ये रखा n+1। ठीक है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, सॉरी बच्चों 2 होता है यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि डाइक्लोरोबेंजीन के ऑर्थो मैटो व पैरा 3 समायोगी होते हैं, किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। देखो ऑर्थो मैटो पैरो, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा बच्चों। जो डाइपोल मोमेंट होता है सबसे ज़्यादा वो होगा ऑर्थो का। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थो का होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। देखो बच्चों, जो कंपन आवृत्ति होती है वो निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर ए बल नियतांक पर या अपचयित द्रव्यमान पर, ऑप्शन नंबर सी कहता है डाइपोल मोमेंट पर या उपयुक्त सभी पर। जो कंपन आवृत्ति होती है बच्चों वो बल नियतांक पर भी, डाइपोल मोमेंट पर भी और अपचयित द्रव्यमान पर भी, इन तीनों पर ही डिपेंड करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करते हैं। हम बल नियतांक की सीजीएस यूनिट क्या होती है। देखो बल नियतांक की सीजीएस, तो बच्चों वो हो जाएगा इसका जो होती है वो होती है बच्चों 9 सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो आपको याद ही होगी। ठीक है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है बच्चों, निम्न में से कौन सा अणु स्थायी डाइपोल मोमेंट रखता है। जो डाइपोल मोमेंट रखता है खाली, ऑप्शन नंबर ए कहता है SO4 2-1, ऑप्शन नंबर बी कहता है C2H2, ऑप्शन नंबर सी कहता है 1,3,5 ट्राइनिट्रो, ऑप्शन नंबर डी कहता है SO2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों जो डाइपोल मोमेंट स्थायी रखता है वो रखता है डी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों इसका SO2। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बच्चों, अणुचुम्बकता उपस्थिति के कारण होता है। अणुचुम्बकता उपस्थिति के कारण क्या होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए कहता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, नंबर बी कहता है लिगेंड क्षेत्र की सममिति तथा शक्ति के कारण, ऑप्शन नंबर सी कहता है स्पेक्ट्रोस्कोपी मूल क्षेत्र तथा उच्च अवस्थाओं के कारण। ये जो होता है बच्चों ये सभी होता है अणुचुम्बक उपस्थिति के कारण। ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट जो है वो कैसी रहती है, अदिश सदिश या कैसी राशि होती है, कोलाइड राशि, या फिर ये होती है बच्चों जो आपकी डाइपोल मोमेंट जो होते हैं बच्चों वो होते हैं सदिश। सदिश का मतलब होता है बच्चों जिसके अंदर दिशा और प्लस परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सदिश राशि होती है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, ये कहता है अणु जिसका दर्पण प्रतिबिंब अध्यशोषित नहीं होता है कहलाता है एक रेसिमिक समावेता, ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रकाशिक समावेता, और ऑप्शन नंबर सी कहता है इंसियोमर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जो होता है ये होता है इंसियोमोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा दीर्घध्रुव आघूर्ण नहीं रखता है, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट नहीं रखता है, HO2 NH3 या फिनोल या फिर ये या फिर सभी ये। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों HO2 और NH3
और ये जो होते हैं तीनों, ये कोई सा भी इनमें से डाइपोल मोमेंट नहीं रखते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं हम। डाइपोल मोमेंट, देखो बच्चों, डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है बच्चों डिवाई। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि जो काय, ये क्या होती है? ये धनात्मक होती है, निगेटिव होती है, या शून्य होती है, ए और बी दोनों होती है। बच्चों ये जो होती है ना आपकी अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति होती है बच्चों, वो होती है धनात्मक। क्या होती है बच्चों? वो होती है पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। एक विलयन के ध्रुवित प्रकाश का प्रकाशिक घूर्णन पोलरिमीटर द्वारा निर्धारित किया गया है। वो निर्भर करता है पदार्थ पर की मात्रा पर, ताप पर, या प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। बच्चों वो जो करेगा ना वो आपका तीनों पर ही डिपेंड करेगा, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर चलते हैं। एक किरण अणु रखता है बच्चों, देखो एक किरण अणु रखता है, कोई सममित तल नहीं, या एक सममित तल, या अनंत सममित तल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई सममित तल नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कोई सममित तल नहीं रखता है एक किरण अणु। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक रेसिमिक मिश्रण रखता है, एक रेसिमिक मिश्रण रखता है शून्य प्रकाशिक घूर्णन, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक प्रकाशिक घूर्णन, ऑप्शन नंबर सी कहता है ऋणात्मक प्रकाशिक घूर्णन, ऑप्शन नंबर डी कहता है अनंत प्रकाशिक घूर्णन। तो बच्चों इसका जो सही हो जाएगा वो ये रखता है शून्य प्रकाशिक घूर्णन। जो रेसिमिक मिश्रण होता है बच्चों वो रखता है शून्य प्रकाशिक मिश्रण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बात करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 कहता है अणु का कुल डाइपोल मोमेंट कितना होता है? देखो सभी अलग अलग बंद आघूर्णों का योग होता है, और ऑप्शन नंबर बी कहता है सभी अलग अलग बंद आघूर्णों का गुणन होता है। ऑप्शन नंबर डी कहता है बच्चों यहाँ पे सभी अलग अलग बंद आघूर्णों का वेक्टर परिणामी होता है, और ऑप्शन नंबर सी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ये जो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा सी, जो ये जो डाइपोल मोमेंट होता है ये सभी अलग अलग बंद आघूर्णों का वेक्टर परिणामी होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है बच्चों हमारा, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 29 वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के हटाने पर भी अपने चुंबकीय क्षेत्र को बरकरार रखते हैं वे क्या कहलाते हैं? देखो बच्चों डेफिनेशन आ गई यहाँ पे, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, या फेरचुंबकीय, या लोह चुंबकीय। तो बच्चों इनको हम कहते हैं लोह चुंबकीय, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र के हटाने पर भी अपने चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं यानी कि बरकरार रखते हैं। बच्चों उनको कहते हैं हम लोह चुंबकीयता। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है हमारा अनुचुंबकता उपस्थिति के कारण होता है बच्चों, युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। ऑप्शन नंबर ए युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, ऑप्शन नंबर बी कहता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर सी कहता है दोनों युग्मित और व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, और ऑप्शन नंबर डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बच्चों बी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। बच्चों क्या होगा इसमें जो होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है बच्चों। अनुचुंबकता की जो उपस्थिति किसके कारण होती है बच्चों? वो होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्टिकल एक गतिविधि है, एक विद्या घटी, एक एडिटिव घटी संपत्ति, और एक एडिटिव संपत्ति, और एक विधान संपत्ति या कोलिगेटिव संपत्ति। तो बच्चों ये जो होती है ये होती है आपकी कोलिगेटिव संपत्ति। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके बाद हो सकता है आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, वैसे मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई है यूनिट ये। और बच्चों अब मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कि तीनों चैप्टरों के एक वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन इस बार लेकर आ जाए। जितने भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे मैं इस वीडियो के अलावा एक वीडियो और डालूंगा इस यूनिट नंबर 1 की, उसके अंदर सारे क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे हम यूनिट नंबर 1 की। ठीक है बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और कल इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।